हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के क्लासेस। आई एम रविंदर कोतवाल एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ अर्थ। अर्थ कैसे पैदा हुई। ओरिजिन ऑफ द अर्थ की बात करें तो इन जनरल द थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। दो ग्रुप्स में हम बांटते हैं, एक इवोल्यूशनरी थ्योरीज है और दूसरी कैटास्ट्रोफिक थ्योरीज। ठीक है, इवोल्यूशनरी थ्योरीज, the theories which suggest that planets formed during the evolution of the sun are called evolutionary theories, and nebular hypothesis is an example of these theories. Okay, वो थ्योरीज, ये जो इवोल्यूशनरी थ्योरीज हैं ये सुजेस्ट करती हैं कि हमारा जो सोलर सिस्टम है ये कैसे, हमारा सोलर सिस्टम, हमारी अर्थ, हमारे सारे प्लैनेट्स कैसे बने हैं, ये सन में से इवॉल्व हुए हैं। तो जो भी इवॉल्व वाले प्रोसेस हैं, इवॉल्व वाले हाइपोथेसिस हैं, उनको कहते हैं हम इवोल्यूशनरी थ्योरीज। ओके, और नेबुलर हाइपोथेसिस जो है वो इसकी एक एग्जांपल है। और आज का हमारा मेन टॉपिक जो है वो नेबुलर हाइपोथेसिस ही है। नेबुलर हाइपोथेसिस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेबुलर हाइपोथेसिस के अलावा और भी बहुत सारी 4-5 और भी थीसिस हैं, हाइपोथेसिस हैं, लेकिन आज का टॉपिक हमारा नेबुलर हाइपोथेसिस होगा। बाय द वे, इवोल्यूशनरी थ्योरीज के बाद आती है हमारे पास कैटास्ट्रोफिक थ्योरीज। कैटास्ट्रोफिक थ्योरीज वो थ्योरीज होती हैं विच इमेजिन दैट प्लैनेट्स आर फॉर्म्ड बाय सम स्पेशल एक्सीडेंट और कैटास्ट्रोफ सच एज क्लोज अप्रोच ऑफ टू स्टार्स और बाय कोलिजन ऑफ टू स्टार्स। ओके, दो स्टार्स के कोलिजन से या दो स्टार एक दूसरे के बहुत नज़दीक आके उनके टकराव की वजह से हमारी जो अर्थ है वो फॉर्म हो चुकी है। हमारी अर्थ का ओरिजिन यहाँ से हुआ है। तो इस तरह की थ्योरीज जो बताती हैं कि दो हेवनली बॉडीज़, दो लार्जर बॉडीज़ आपस में टकरा कर बाकी हमारे ये प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ है, इस तरह की थ्योरीज को कहा जाता है कैटास्ट्रोफिक थ्योरीज। ओके, इज इट क्लियर? ओके, नाउ however, as the stars are so far apart in the galaxy, the possibility of such a catastrophic इज़ एक्सट्रीमली रेयर। इस बात के चांसेस बहुत कम हैं क्योंकि हमारे स्टार्स जो हैं वो बहुत दूर होते हैं एक दूसरे से। उनके बीच का जो डिफरेंस है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो लाइट ईयर्स में मेजर किया जाता है। तो मतलब करोड़ों किलोमीटर्स दूर होते हैं एक दूसरे से। कैसे वो एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, ये थोड़ा सा इशू है। खैर, हमारे पास हाइपोथेसिस जो है इस तरह से भी हैं कि कोलिजन हुई होगी, या इवोल्यूशन वाली थ्योरीज जो है वो भी हमारे पास हैं। तो ऐसा भी हो सकता है या वैसा भी हो सकता है। जो भी है, हमारे पास जो टोटल हाइपोथेसिस हैं वो 5 हैं। द बेस्ट नोन हाइपोथेसिस फॉर द ओरिजिन ऑफ अर्थ आर, ओरिजिन ऑफ अर्थ और प्लैनेट की जो ओरिजिन हुई है उसके लिए जो हमारे पास हाइपोथेसिस हैं वो पहली है नेबुलर हाइपोथेसिस, दूसरी प्लैनेटिज्मल हाइपोथेसिस, गैसियस टाइडल हाइपोथेसिस, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस एंड गैस डस्ट क्लाउड हाइपोथेसिस। कुल मिला के हमारे पास 5 हाइपोथेसिस हैं। 5 ये इन 5 में से जो आज के टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं वो है नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुला क्या होता है? एक्चुअली नेबुला होता है एक हॉट गैस का गोला, गर्मा गर्म गैस का गोला। तो नेबुलर हाइपोथेसिस, द नेबुलर हाइपोथेसिस वाज पुट फॉरवर्ड बाय कैंट, द जर्मन फिलोसोफर, इन 1755 एंड लैप्लेस, द फ्रेंच मैथमेटिशियन, in 1796. This hypothesis suggests that the sun and the planets, including the earth, have formed from a disc-shaped rotating nebula. A vast cloud of hot gas is called as nebula. तो क्या नेबुलर जो हाइपोथेसिस है इसको सबसे पहले जो एक जर्मन फिलासफर थे कैंट, उन्होंने 1755 में, और लैप्लेस ने बाद में, लैप्लेस फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, उन्होंने 1796 में हमारे सामने रखा था। दिस हाइपोथेसिस सुजेस्ट, ये हमें क्या सुजेस्ट करती है हाइपोथेसिस के प्लैनेट, जितने भी प्लैनेट्स हैं इंक्लूडिंग सन और अर्थ, ये एक गर्मा गर्म गैस के गोले में से पैदा हुई हैं। वो गोला जो है वो रोटेट कर रहा था, अपने आप को रोटेट कर रहा था, और ये जो वास्ट क्लाउड होता है हॉट गैस का उसको हम नेबुला कहते हैं। अभी ये फिगर में बता रहा हूँ मैं आपको, इस फिगर को ध्यान से देखिए। जो सबसे पहले आपके लेफ्ट में है ये वो गैस का, हॉट गैस का क्लाउड है नेबुला।
वो स्पिन कर रहा है। ये जो राइट साइड की डायग्राम है ये बता रही है कि वो स्पिन कर रहा है, रोटेट कर रहा है अपने एक्सेस पे, और रोटेट करते समय उसमें से ना रिंग्स पैदा होती हैं। वो रिंग्स पैदा हो के जब वो कंडेंस हो जाती हैं, वो रोटेट कर रही होती हैं, जब वो कंडेंस हो जाती हैं तो उनकी कंडेंसेशन की वजह से वो एक प्लैनेट्स की फॉर्म ले लेते हैं, प्लैनेट्स बन जाते हैं। और जो सेंट्रल बॉडी थी, जो सेंटर में जो मास बचता है वो हमारा सन है, ऐसा नेबुलर हाइपोथेसिस बोलती है। ओके, इज इट क्लियर? द नेबुलर हाइपोथेसिस मे बी समराइज्ड एज फॉलो। इसकी अगर हम कंप्लीट बात करें तो कैसा है? ओरिजिनली देयर वाज ए लार्ज हॉट गैसियस नेबुला विच रोटेटेड अलॉन्ग इट्स एक्सेस। अपने एक्सेस पे वो रोटेट करता था, जो गोला बताया मैंने। एज द गैस लॉस्ट एनर्जी बाय रेडिएशन इट बिकेम कूलर. As a result, the nebula contracted inward and its speed of rotation about its axis increased. Why it increased? It increased to conserve angular momentum. Due to this, the centrifugal force in the equatorial zone also increased, thereby causing the nebula to bulge out in the equatorial zone. तो क्या हुआ? पहले तो ये हॉट और गैस का एक गोला था जो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा था। जब इसकी एनर्जी ख़त्म होती गई, रोटेशन के लिए जो एनर्जी थी वो ख़त्म होती गई रेडिएशंस की वजह से, तो वो ठंडा होना शुरू हो गया। और ठंडा होने से क्या हुआ? वो कंट्रैक्ट होने लगा अंदर की तरफ। उसकी स्पीड जो थी उसकी जो स्पीड थी वो इंक्रीज़ हो गई। क्यों इंक्रीज़ हुई? एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। उसकी वजह से क्या हुआ? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो थी इक्वेटोरियल जोन में वो भी बढ़ी। उसके बढ़ने से जो सेंट्रल पार्ट था, इक्वेटोरियल जोन जो था, उसमें बल्जिंग होना शुरू हुई। और यही बल्जिंग जो है बाद में रिंग्स बना के एक एक रिंग, टाइम टू टाइम, पहले एक रिंग बनी, फिर दूसरी रिंग बनी, फिर तीसरी रिंग बनी, इस तरह से रिंग्स बनती गई। द कूलिंग एंड कंट्रैक्शन ऑफ नेबुला continued and ultimately a stage came when the centrifugal force became greater than the gravitational attraction acting inward. As a result, a gaseous ring was separated out. ओके, तो क्या हुआ कि ये कूलिंग और कंट्रैक्शन की वजह ये चलती रही, कंटिन्यू होती रही, और एक ऐसी स्टेज आई कि जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो थी वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, जो इनवर्ड अंदर की तरफ जो अट्रैक्ट कर रही थी, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन उससे ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से गैसियस रिंग सेपरेट हुई। जो मैंने आपको पीछे डायग्राम में बताई, वो रिंग्स बनना अलग, वहाँ से निकल के बाहर रिंग्स का बनना शुरू हो गया। ओके, the above process was repeated and successive rings of gaseous matter, that is gaseous material, were thrown off from the central mass. तो ये प्रोसेस चलता रहा और गैसेस मटेरियल में से वो जो सेंट्रल मास था उसमें से ये एक के बाद एक रिंग्स बाहर निकलती गई। ओके, इन द फाइनल स्टेज, लास्ट की स्टेज में क्या हुआ? द रिंग्स condensed into planets. वो रिंग्स से प्लैनेट्स बने। Planetoids were formed when one such ring broke into many small fragments. तो प्लैनेटॉइड्स जो हैं हमारे सोलर सिस्टम में वो भी इसी तरह बने थे। एक रिंग टूट चुकी थी कम्प्लीटली, तो वो फ्रेगमेंट्स बन गए। द सेंट्रल मास ऑफ नेबुला कंटिन्यू टू श्रिंक एंड फाइनली फॉर्म्ड द सन। और जो सेंट्रल मास था वो श्रिंक होता गया और फाइनली जो चीज़ बनी वो हमारे सूर्यदेव सन जो है उस सेंट्रल मास का रिमेनिंग पार्ट है अकॉर्डिंग टू नेबुलर थ्योरी। ओके, द नेबुलर हाइपोथेसिस वाज नॉट फेवर्ड बिकॉज इट हैड द फॉलोइंग डिफेक्ट्स। नेबुलर हाइपोथेसिस को फेवर नहीं किया गया, ये चली नहीं आगे, क्योंकि इसके कुछ डिफेक्ट्स थे। क्या था? दिस हाइपोथेसिस कुड नॉट एक्सप्लेन द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द सोलर सिस्टम. The sun, which possesses most of the mass, that is about 99.9% of the solar system, should have gathered maximum angular momentum. इसको मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए था। However, 98% of the angular momentum is concentrated in the planets and remaining 2% is present in the sun. एक्चुअली क्या था कि जो सन का जो अपना मास है वो 99% है, 99% से भी ज़्यादा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम मैक्सिमम होना चाहिए था, जबकि
सॉरी 98% एंगुलर मोमेंटम जो है वो प्लैनेट्स में है और सिर्फ 2% जो है वो सन के अंदर है। तो ये एक कारण रहा इस थ्योरी के हार जाने का, इस हाइपोथेसिस को आगे मतलब उतनी ज़्यादा मान्यता ना मिलने का एक कारण ये रहा। और दूसरी बात, इन अदर वर्ड्स द सन डज नॉट रोटेट फास्ट इनफ, इट शुड हैव मच हायर स्पीड ऑफ रोटेशन। और दूसरी बात क्या है कि सूरज उतना फास्ट नहीं रोटेट करता है जितना इसे करना चाहिए था। देयर वॉज नॉट इनफ मास इन द रिंग्स टू प्रोवाइड द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फॉर कंडेंसेशन इनटू इंडिविजुअल प्लैनेट्स। और जो ये रिंग्स थी उनमें इतना मास नहीं था कि वो उनका मास इतना कम था और उनका जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन थी वो कम थी, तो वो कैसे कंडेंस करके एक एक इंडिविजुअल प्लैनेट बनाएगी। ये थोड़ी दुविधा वाली बात है, ये थोड़ा ये बात जस्टिफाई नहीं कर पा रही है। तो दीज आर टू ड्रॉबैक्स ऑफ दिस हाइपोथेसिस। अदरवाइज बहुत हद तक ये हाइपोथेसिस ठीक भी है, क्योंकि अगर हम सोलर सिस्टम को देखेंगे तो वो ऐसा ही दिखता है जैसा न्यूबुलर हाइपोथेसिस बता रही है। तो जो भी है न्यूबुलर हाइपोथेसिस यही है। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन हिट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, खास करके उन लोगों के साथ जिनको कोचिंग लेना थोड़ा मुश्किल होता है, जिन लोगों के लिए। और हाँ, अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हो, इफ़ यू आर न्यू फॉर आवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट टू योर कैरियर।